Hello students, in this video we will discuss functions topic. We have already completed relations topic in the earlier videos, and now see that what are the functions. Function is a special type of relation. स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट, अब यहां पर आप ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। एक रिलेशन, एक एवरी एलिमेंट और एक वन एंड ओनली वन इमेज। जब आप इन सभी को ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा ठीक से। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सेट ए। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और यहां पर कोई नंबर्स हैं, मान लीजिए 1, 4, 9 एंड 16 फॉर एग्जाम्पल। सो अगर इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन बनता है, जब आप इसका एरो डायग्राम बनाओगे, और मान लीजिए एरो डायग्राम बनाने में कुछ हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन इस तरीके से डिफाइन होता है एरो डायग्राम में कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट, अब यहां पर देखिए एवरी एलिमेंट कहा है, मतलब कि सेट ए जो होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये जो फर्स्ट सेट होगा ना, इस फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट होना चाहिए, और उस हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट बी में उस एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। यहां देखिए इस वन, यहां सिर्फ इस एक से कनेक्टेड है 1 से, ये 2 सिर्फ 4 से कनेक्टेड है, ये 3 सिर्फ 9 से कनेक्टेड है, और ये 4 सिर्फ 16 से कनेक्टेड है। तो हर एक एलिमेंट की, मतलब आपको दो चीजें ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि एक तो हर एक एलिमेंट की इमेज भी बननी चाहिए। मतलब यहां कोई अगर ऐसा होगा ना, मान लीजिए इसकी जगह पर अगर ऐसा होता, मान लीजिए ऐसा होता और ये एक 6 एलिमेंट यहां पर बच जाता, मीन्स इसकी कोई भी इमेज उस तरफ नहीं बन रही है, ये 6 किसी से भी कनेक्टेड नहीं होता, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होता, फिर हम इसे फंक्शन नहीं कहते। क्यों फंक्शन नहीं कहते? क्योंकि यहां पर डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट कहा है, मतलब कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है तो फिर तो हम देखते ही यहां बता देंगे कि ये एक फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन है। और ऐसा होगा तो ये क्या होगा? एक फंक्शन होगा। अब इसके बाद आपको एक बात और ध्यान देनी है कि मान लीजिए अगर ऐसा होता, ऐसा कुछ होता और यहां पर सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की बी सेट के किसी एक एलिमेंट से ही वो कनेक्टेड होते हैं, या एक ही इमेज बन रही होती, तो फिर देखते हैं कि ये क्या हम इसे फंक्शन कह सकते हैं। तो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये कि हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, सबसे फर्स्ट पार्ट, और दूसरा सबकी
एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। और दूसरा ओनली वन इमेज। अगर ये दोनों पॉइंट हमें चेक करना है तो हम यहां पर चेक करते हैं कि ये दोनों पॉइंट है या नहीं है। सो हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, सही। फिर हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, भले ही वो इमेज सेम है बट हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है ना, एक से ज्यादा नहीं बन रही है यहां पर इमेजेस। इसलिए यहां पर भी हम कह देंगे कि ये भी एक क्या है, फंक्शन है। लेकिन अगर इसी की जगह पर कंडीशन कुछ इस तरह होती, मान लीजिए कंडीशन कुछ इस तरह से होती, कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल। यहां पर आपको सिर्फ एरो डायग्राम पे ध्यान देना है, यहां पर ये जो वैल्यूज हैं इन पे अभी इतना ध्यान नहीं देना है। तो आप सिर्फ यहां पर ये देखिए कि मान लीजिए इसका एरो डायग्राम जब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो वो एरो डायग्राम कुछ अगर इस तरीके से बनता है। मान लीजिए ये एरो डायग्राम इस तरीके से बनता है। तो अब आप जरा देखिए फिर से दोनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव कनेक्टेड विद सेट बी। तो फर्स्ट 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हो रहे हैं, सभी की इमेजेस बन रही है, यानी फर्स्ट पॉइंट तो सही है। लेकिन सेकंड पॉइंट जब आप देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में इस 1 की तो यहां पर एक ही इमेज बन रही है, लेकिन ये जो 2 है इसकी एक इमेज 2 भी है और इसकी एक इमेज 8 भी है। तो यहां पर ये एक 2 एलिमेंट जो है उसकी एक से ज्यादा इमेजेस बन रही है और डेफिनेशन कहती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। इसलिए यहां पर भी हम कह देंगे कि ये भी एक फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन है। तो इससे हमें ये तो समझ में आया और हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि मान लीजिए ये तो हमने एरो डायग्राम के थ्रू समझा। डायरेक्ट अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं तो मान लीजिए कि यहां पर अगर हम ऑर्डर्ड पेयर अगर इसका बनाएंगे तो इसका ऑर्डर पेयर किस तरीके से बनेगा, 1,1 2,2 then 2,8 3,3 and 4,8। मान लीजिए ये ऑर्डर्ड पेयर बने हमारे। तो आपको सिर्फ अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी दिया हुआ है क्वेश्चन और आपको चेक करना है तो आप यहां पर सिर्फ इतना देखेंगे कि क्योंकि फर्स्ट सेट जो होता है उसके ये सारे एलिमेंट्स ये होते हैं फर्स्ट। तो अगर यहां पर फर्स्ट एलिमेंट यानी सेट ए का कोई एलिमेंट अगर यहां रिपीट होता है, जैसे यहां पर 2 यहां पर भी आया है और 2 यहां पर भी आया है, अब ये जब डिफाइन करेंगे तो ये यहां पर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसकी 2 इमेज बन रही है। ये जो 2 एलिमेंट है ये 2 से भी कनेक्टेड है और यही 2 एलिमेंट 8 से भी कनेक्टेड है और ये 2 एलिमेंट सेट ए का है और सेट ए का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ये यहाँ 2 से कनेक्टेड है और 2 से कनेक्टेड है तो हम यहाँ देखते ही बता देंगे कि ये एक फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप यहाँ जो सेट ए है यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ आप उसे कह लीजिए कि ऑर्डर पेयर के अंदर अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है तो आप कह देंगे कि वो फंक्शन नहीं है। बस इतना आप ध्यान रखिए। अब आप एक बात पर और ध्यान दीजिए इसमें कि मान लीजिए कोई रिलेशन हमने इस तरीके से अगर डिफाइन किया हुआ है दैट x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो ये जब अभी तक हम इस तरीके से डिफाइन करते हुए आए हैं y इज इक्वल टू x प्लस 5 वाली जो कंडीशन है, तो यहां पर ये जो y है ना अगर फंक्शन है तो हम इसको f ऑफ x कहेंगे। f ऑफ x कहेंगे मतलब ये एक x का फंक्शन है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में डिफाइन की हुई है।
इसलिए हम इसे y न कहकर क्या कहेंगे, अब जब वो फंक्शन बन जाएगा तो हम f ऑफ x कहेंगे। ये भी आप ध्यान रखिए। इसलिए जब ये f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x हो जाएगा तो हम x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हम यहां पर भी वही करते थे। इससे पहले जो हमने रिलेशन के क्वेश्चन किए हैं उसमें अगर ये रिलेशनशिप डिफाइन की हुई है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो हम क्या करते थे, हम x की यहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन दी हुई है, सपोज कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर देन 4, नेचुरल नंबर्स का केस है, x इज ग्रेटर देन 4 की कंडीशन दी हुई है मान लो इसमें, तो हम यहां पर क्या करते थे, x की वैल्यूज 1, 2 और 3 हम यहां पर रखकर देखते थे। तो उसके लिए y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 यानी 6 वैल्यू आती थी, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7 वैल्यू आती थी, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8 वैल्यू आती थी। वैसे ही आप यहां पर इस y की जगह पर f ऑफ x रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है, इसलिए f ऑफ x रखा है हमने। तो अब यहां पर जैसे हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहां पर फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी। 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। मतलब ये इस तरीके से डिफाइन होगा, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3। तो इसका और इसका मतलब बिल्कुल एक ही है, लेकिन क्योंकि यहां पर हम फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हम फंक्शन को फिर इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। ये आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए याद रखना है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, मैंने उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है और उसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, इफ इट इज अ फंक्शन देन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। मतलब पहले तो आप ये बताइए कि वो फंक्शन है या नहीं, और अगर वो फंक्शन है तो फिर उसकी डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करनी है। ये इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, तो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ऐसे अभी हमें 3 क्वेश्चंस करना है। सो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो या तो आप एरो डायग्राम बना लीजिए, या एरो डायग्राम अगर नहीं बना रहे हैं तो मैंने आपको एक हिंट बताई है अभी कि आप देख लीजिए बस कि जो सेट ए है यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उसमें कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है, वो आपको देखना है। आपने देख लिया 2, 5, 8, 11, 14, 17, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी एक से ज्यादा इमेज बन रही हो, और सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है और एक ही बन रही है। देखिए यहां पर सारे एलिमेंट 1 से कनेक्टेड है। मतलब आप पहले तो देखते ही आपने बता दिया कि हाँ ये एक फंक्शन है। फिर भी अगर आपको श्योरिटी के लिए एरो डायग्राम बनाना भी है तो आप एरो डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है। 2, 5, 8, 11, 14 और 17 ये सारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के, और बी सेट में देखिए 1, 1, 1, 1, 1, 1, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। और ये सभी इसी एक 1 से कनेक्टेड है, इसलिए हम इसे क्या कह देंगे कि इट इज अ फंक्शन। हम कह देंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए has one and only one image in set B, therefore it is a function। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, बट मैं यहां पर सिर्फ इस एक ही क्वेश्चन में लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। सो इट इज अ फंक्शन। अब आपको अगर ये फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी निकालनी है। तो आप देखिए सबसे पहले बताइए डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो। यहां सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2, 5, 8, 11, 14
एंड 17। ये तो हो गया डोमेन। और फिर आपको निकालनी है रेंज भी, और रेंज क्या होती है? सेट बी के सारे एलिमेंट्स, और सेट बी में तो सिर्फ 1 ही है, इसलिए इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन और रेंज हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी हैव टू चेक दैट इट इज अ फंक्शन और नॉट। आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट चेक कर लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। जैसे आपने फर्स्ट एलिमेंट चेक किया, आपने बता दिया कि ये एक फंक्शन है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। आप इसको एरो डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ एरो डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आप उसे बनाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक ही इमेज मिलेगी आपको क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए सो हम यहां पर लिख देंगे कि यस इट इज अ फंक्शन और फिर अगर ये फंक्शन है तो आपको निकालना है डोमेन। और डोमेन आपको पता है सेट ए के एलिमेंट्स, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये तो हो गया डोमेन। और रेंज सेकेंड सेट के एलिमेंट्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आप डोमेन और रेंज डिफाइन कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1, 3, 1, 5, 2, 5। आप इसे डायरेक्टली देखकर ही बता सकते हैं कि ये एक फंक्शन नहीं है। कैसे? देखिए, यस 1 फर्स्ट सेट में 1 और 1 यहाँ 2 टाइम्स आ गया है और 1 रिपीट हो गया है। और 1 रिपीट हो गया है मतलब 1 की एक इमेज 3 भी बन रही है और 1 की एक इमेज 5 भी बन रही है, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं होगा। आप इसको एरो डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। वन एंड 2, 3 एंड 5। आप देखिए, 1 की एक इमेज बनी 3 और 1 की एक इमेज बनी 5 और 2 की एक इमेज बनी है 5। तो यहां पर फर्स्ट जो रूल है क्या फंक्शन चेक करने के लिए कि सेट ए जो है उस सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो सभी कनेक्टेड होने चाहिए। सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है वो तो ठीक है, बट सेकंड है कि हर एक एलिमेंट की सेकंड सेट में इमेज एक ही होनी चाहिए। यहां पर ये 1 ऐसा है जिसकी 2 इमेजेस हैं, 3 भी और 5 है, इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। तो यहां पर इसको किस तरीके से आप लिखेंगे? आप लिखेंगे सिंस एलिमेंट 1 फ्रॉम सेट ए हैज more than 1 images in set B. Therefore, it is not a function. Next question देखते हैं. Find the domain and range of the following functions. That two functions are given and we have to find the domain and range. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे f of x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। देखिए ये मॉड्यूलस का साइन है और मॉड्यूलस का साइन आप जानते हैं कि x की कोई भी वैल्यू हुई, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये मॉड्यूलस साइन उस वैल्यू को क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो अब आप जरा देखिए कि इस क्वेश्चन में एक कंडीशन भी गिवन है और वो कंडीशन क्या है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और यहां लिखा हुआ है रियल फंक्शन। ये फंक्शन कैसे है? रियल फंक्शन है, और रियल फंक्शन है मींस एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी? रियल वैल्यूज होंगी। तो अब अगर हम रियल वैल्यूज लेकर चल रहे हैं तो हमें यहां पर ये देखना होगा कि रियल वैल्यूज की रेंज क्या होती है। आप जरा देखिए कि
कि अगर हम रियल वैल्यूज को देखें, रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर्स क्या होंगे? ये रियल नंबर्स होते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। आपकी जो नंबर लाइन होती है उस पर ये माइनस इनफाइनाइट होता है और ये प्लस इनफाइनाइट होता है और सेंटर में जीरो होता है। सारी निगेटिव वैल्यूज और सारी पॉजिटिव वैल्यूज और इंक्लूडेड जीरो, ये सभी पूरी की पूरी जो रेंज है ये रियल नंबर्स की रेंज है। तो हम यहाँ पर अगर रियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर, हमें दिया हुआ नहीं है बट हम यहाँ पर रियल नंबर्स ही यूज करेंगे। तो आप खुद ही देखिए, आप यहाँ पर जीरो रखो या आप यहाँ कोई निगेटिव वैल्यू रखो या आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रखो, इस माइनस साइन को भी भूल जाइए, सिर्फ ये जो मॉड ऑफ एक्स है, तो यहां पर आपने एक्स की जगह पर मॉड्यूलस क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू हो या निगेटिव वैल्यू हो उसको पॉजिटिव में चेंज करता है। मतलब आप यहां पर एक्स की वैल्यू चाहे इनमें से कोई भी वैल्यू रखो, वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर रख देता हूं, देखिए मैं x इज इक्वल टू -3 रखता हूं, तो जब x की वैल्यू -3 रखेंगे तो भी +3 आएगी। मान लीजिए कि मैं x की वैल्यू +5 रखता हूं, तो आपने +5 रखा तो भी क्या आया, प्लस आया। मतलब हर एक केस में ये मॉड्यूलस निगेटिव वैल्यू आने ही नहीं देगा, मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी। और वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव जब रहेंगी तो इस मॉड ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सिर्फ इतनी, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव वैल्यू के आगे यहां पर निगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब टोटल जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, निगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि ये मॉड हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा और ये निगेटिव उस पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव बना देगा। मतलब चाहे इस रेंज में आप जीरो को छोड़कर चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखते हो या निगेटिव वैल्यू रखते हो, हमेशा और हमेशा आपका फंक्शन निगेटिव वैल्यू ही देगा। और अगर फंक्शन निगेटिव वैल्यू ही दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं, और जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन में ये जो x होता है ये क्या है, हमारा डोमेन, और ये y होता है जिसको हम f ऑफ x लिखते हैं, और y हमेशा क्या देता है, रेंज देता है। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन है y, और y हमेशा x, y हम बनाते हैं ना ऐसे रिलेशन जो होता है, उस रिलेशन में हम हमेशा ऑर्डर्ड पेयर को x, y के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जहां पर x जो होता है वो सेट A का एलिमेंट होता है और y जो होता है वो सेट B का एलिमेंट होता है। x की जितनी भी वैल्यूज है वो सब डोमेन देती हैं, और y की जितनी भी वैल्यूज है यानी सेट B की जितनी भी वैल्यूज है वो सभी हमें क्या देती हैं, रेंज देती हैं। तो इसलिए हमें x की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब हमें डोमेन देंगी, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, रियल वैल्यूज -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसलिए जो डोमेन है वो हो जाएगा -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम इस तरीके से रेंज डिफाइन करते हैं तो रेंज डिफाइन करने में ये जो ब्रैकेट्स लगते हैं ये हम दो टाइप के ब्रैकेट यूज करते हैं, हम स्मॉल ब्रैकेट भी यूज करते हैं और हम बिग ब्रैकेट भी यूज करते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट्स बताते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो दोनों वैल्यूज जो लिमिट की वैल्यूज हैं, मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो दोनों इंक्लूडेड नहीं है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं 2,6, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं इस रेंज का। इस रेंज का मतलब क्या है, इस रेंज का मतलब है कि मैं 3, 4 और 5 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 और 6 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर मैं यही 2,6 यहां पर बिग ब्रैकेट में अगर रख देता हूं या स्क्वायर ब्रैकेट में रख देता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं बात कर रहा हूं 2, 3, 4, 5 और 6 की, क्योंकि इसमें फिर 2 और 6 भी इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि मैंने उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। तो ये आपको यहां पर समझ में आना चाहिए कि हम इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जब मैं यहां पे, जब हम इनफाइनाइट लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट लिखते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये इनफाइनाइट रेंज तक जा रहा है।
तो इसलिए यहां पर हम, क्योंकि इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहां पर इसको हमेशा और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं है। इन दोनों के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं। इसलिए आप कभी भी माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को आप स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन मत करना। आप अगर इसे ऐसा लिखते हो तो ये गलत होगा, इसलिए आप हमेशा उसको ऐसे डिफाइन करोगे। सो डोमेन जो हो जाएगा वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच के जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो सभी डोमेन होंगे, क्योंकि उसने यहां स्पेशली कोई कंडीशन डिफाइन नहीं की हुई है। उसने सिर्फ कहा है कि फॉर रियल फंक्शंस कह दिया, अलग से कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। और फिर हम अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी? आप देखिए, आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर रख रहे हैं तो हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही नंबर आ रहा है, सॉरी निगेटिव ही आ रहा है। हमेशा क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? निगेटिव आ रहा है, यानी आपकी जो रेंज हो जाएगी वो माइनस इनफाइनाइट टू 0 हो जाएगी। और उसमें 0 क्या है? इंक्लूडेड है। क्यों 0 इंक्लूडेड है? क्योंकि जब आप यहाँ x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आएगी, और 0 की निगेटिव वैल्यू भी 0 ही होती है, इसलिए 0 उसमें हमारी रेंज में इंक्लूडेड होगा। और माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच के यानी सारे के सारे निगेटिव नंबर्स जो होंगे वो रेंज में होंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f of x is equal to root 9 minus x square. What we have to find out? Domain and range of this function. अब इस फंक्शन में सिर्फ डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है, बाकी कोई ऐसी कंडीशन x की नहीं दी हुई है कि जिससे आपको ये पता लगे कि आप क्या डोमेन ले सकते हो। तो वो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो यहां पर हम खुद ही डोमेन डिसाइड करेंगे, और वो डोमेन कैसे डिसाइड होगा वो देखिए। क्योंकि ये फंक्शन स्क्वायर रूट वाला है, और आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज अगर हैं तब तो वो रियल फंक्शन है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो फिर वो इमेजिनरी फंक्शन बन जाता है। और इस क्वेश्चन में पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस, मतलब ये रियल फंक्शन है। और ये अगर रियल फंक्शन है तो रूट के अंदर वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। और अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी, इट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, पर निगेटिव नहीं होगी। तो यानी हमको यहां से एक हिंट मिला, और हिंट मिला तो अब हमें क्या करना है? हमें इस हिंट के थ्रू x की वैल्यू पहले निकालनी है, और x की उन सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू मीन्स ये फंक्शन की वैल्यू। तो आप देखिए कि आप यहां पर x की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, और जैसे ही x की वैल्यू आएगी तो फिर हम यहां पर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन कर देंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक x आपका अकेला होना चाहिए, और x अगर आपका अकेला होना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर ये एक इनइक्विलिटी है, और मैं आपको इनइक्विलिटीज वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि इनइक्विलिटीज के अंदर हम किस तरीके से यहां पर x की वैल्यू या कंडीशन निकालते हैं। तो अगर मुझे यहां पर x चाहिए तो x के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x को अकेले रखना पड़ेगा, और x को अकेले रखना पड़ेगा तो मुझे इनइक्विलिटीज के रूल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इनइक्विलिटी का रूल क्या कहता है कि आपको x को अगर x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप x को इस तरफ भेज रहे हैं या उस तरफ भेज रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ प्लस या माइनस करके इस x को एक तरफ अकेले रखना पड़ेगा। तो यहां पर इस x स्क्वायर को अकेले रखने के लिए मुझे ये 9 को हटाना पड़ेगा, और 9 को हटाना है तो मतलब मैं यहां पर क्या कर दूं? मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, मैं इसको 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उससे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन बन जाएगी।
अब ऐसी अगर कंडीशन बन गई तो मैं क्या करूंगा, एक बार 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एक बार 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले लूंगा। अब यहां पर फिर मुझे x के लिए कंडीशन निकालनी है, तो मैं क्या करूं, 3 माइनस कर दूं दोनों तरफ। सो 3 प्लस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 माइनस 3। सो 3 से 3 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां से भी मुझे 3 को हटाना है, तो मैं माइनस 3 कर रहा हूं, तो ये 0 माइनस 3 हो जाएगा। यहां 3 से 3 कैंसिल होके माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 3 हो गया। अब इन इक्वलिटीज में जो हमने रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जब आप यहां से माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हो, आप जब माइनस साइन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका ये जो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यानी आप जब दोनों तरफ आप देखिए, जब आप दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो साइन है ना, ये कैसे रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अब आप इन दोनों कंडीशंस को एनालाइज कीजिए। x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 3 है ना, यानी मैं अगर इसको यहां पर डिफाइन करना चाहूं, ये नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन पर 0 है, ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है। x इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 3। सपोज ये माइनस 3 है, ये प्लस 3 है। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3, मतलब यहां से यहां तक की रेंज, और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है, ये इक्वल टू मतलब 3 इंक्लूड है, यहां भी माइनस 3 इंक्लूड है, और ये लेस देन, मतलब ये पूरी रेंज हो गई। तो अब इन दोनों ही कंडीशन को अगर एक साथ एनालाइज करेंगे तो इसमें कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया कॉमन पार्ट। और अगर ये कॉमन पार्ट हो गया तो मतलब हमें रेंज क्या मिली, -3 to 3, जिसमें -3 और 3 दोनों ही क्या है, इंक्लूडेड है। इसलिए x जो है उसके लिए अगर हमें कॉमन यहां पर इन दोनों को ज्वाइन करके अगर हम कंडीशन बनाना चाहें, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। इट मीन्स अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन हो जाएगा -3 to 3। ये हो गया डोमेन, ये तो x की वैल्यू आई। और अब इन x की सभी वैल्यूज के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो अगर मेरा फंक्शन f of x इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर इस फंक्शन की जो भी वैल्यूज आएंगी यहां पर वही रेंज होंगी, क्योंकि ये y है। तो अब -3 to 3 आप यहां पर कोई भी वैल्यू रख के देखिए x की, मान लीजिए आप -3 रखिए, ठीक है। ये जो रेंज है -3 to 3, इसमें से कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, -3 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, 0 रख के देख लीजिए। तो जब आप यहां पर वैल्यू रखेंगे, मान लो आपने -3 रखा, ओके, सो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, सो 9 - 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब ये आपने -3 रखा था। अब आप f(x) इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो 9 - 3 स्क्वायर, इट विल ऑल्सो बी 0। फिर आप 0 रख दीजिए, 9 - 0 स्क्वायर, सो इट वुड बी 3। इसका क्या मतलब हुआ कि आप यहां पर अगर -2 भी रखते हैं, ओके, तो -2 से भी यहां पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको। आप यहां x, क्योंकि ये x स्क्वायर है, इसलिए इस x की वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें, आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी।
और या फिर 0 मिलेगी, तो पॉजिटिव मिलेगी और आपको 0 मिलेगी या पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो आपने यहां पर एक लिमिट सेट कर दी कि -3, यानी आपने जब मिनिमम वैल्यू रखी, पूरी डोमेन की सबसे मिनिमम वैल्यू रखी, तो वो मिनिमम वैल्यू पे भी आंसर 0 आया और मैक्सिमम वैल्यू पे भी आंसर 0 आया, और बीच में कोई आपने 0 उठाया तो यानी वैल्यू कहां तक गई, 3 तक गई। आप यहां पर कोई और भी वैल्यू रख के देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आप यहां पर -2 रख देते हो, तो -2 का स्क्वायर होगा 4 और 9 -4 हो जाएगा √5, और √5 की वैल्यू डेफिनेटली इस 3 से क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि ये तो √9 की वैल्यू है। तो इसलिए पूरी रेंज जो बनेगी वो आपकी रेंज क्या बनेगी, 0 to 3, और जिसमें 0 और 3 दोनों इंक्लूड होंगे। इसलिए आप जो रेंज डिफाइन करोगे वो रेंज होगी 0 to 3। आप यहां पर ये ध्यान से समझिएगा कि आप यहां पर आपने ये मिनिमम वैल्यू रख दी है और ये मैक्सिमम वैल्यू भी रख दी है, और उसमें आपकी वैल्यू 0 0 ही आई है, और बीच की किसी वैल्यू के लिए 3 आई है। मतलब कि इसी रेंज में, यानी 0 से 3 के बीच में ही आपका फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि आप यहां पर -2 -1 कोई भी वैल्यू रख दो, जो रूट में वैल्यू आएगी वो √9 से तो क्या होगी, छोटी ही होगी। आप खुद ही देख लीजिए, यहां पर ये जो 0 रखा है आपने, आप यहां पर 1 रख दीजिए, सो यहां आ जाएगा √8, वो भी √9 से छोटा है। आप यहां पर 2 रख दीजिए, सो 4, 9 - 4 √5, वो भी √9 से छोटा है। मतलब मैक्सिमम रेंज कहां तक जाएगी, 3 तक जाएगी। सो 0 to 3 ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी।